हेलो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। अब थोड़े से कुछ प्रिकॉशन पढ़ेंगे, कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको रेशियोज़ के बारे में बता दिया था कि रेशियो 6 होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो साइन ए होता है, कॉस ए होता है, tan ए होता है। ये 3 रेशियो वैसे हो गया। इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कैसा होता है, कोसेक होता है, कोसेक ए होता है, फिर सेक ए होता है, फिर टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट ए होता है। और ये किस में होते हैं, ये एक राइट ट्रायंगल में होते हैं, राइट ट्रायंगल के ABC, जिसमें एक जो होता है वो राइट एंगल होता है। इसी राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इधर वाले अगर एंगल C कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल A कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी A में बना है तो A कंसीडर कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक, तो अब ये तो रिवीजन था हमारा। अब इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो सावधानी के हैं, वो ये हैं कि पहला पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन है कि साइन ए मान लीजिए दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या नहीं होता है। इसका मतलब साइन गुणा ए नहीं होता है, ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे साइन ए है तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। मतलब कि ये क्या होता है, ये रेशियो इन साइड्स होता है, साइड्स होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है, मालूम था। लेकिन ये नहीं होता, साइन गुणे ए नहीं होता। इसका मतलब साइन गुणे ए नहीं होता, इसका मतलब होता है रेशियो इन साइड। ठीक है, एंगल का साइन शब्द से मल्टीप्लिकेशन मतलब नहीं होता। दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि अगर साइन ए है तो फिर साइन स्क्वायर ए क्या होता है, मतलब ऐसे को कैसे समझें, क्या चीज़ है ये। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू ये बराबर होती है। मतलब जैसे कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कन्वेंशन है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ऐसा लिख सकते हैं बाय कन्वेंशन, बाय ये सब कन्वेंशन कहते हैं, ये सब ये सब कन्वेंशन। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए साइन ए है और उसका आप इन्वर्स कर दीजिए, इन्वर्स मतलब पावर निगेटिव कर दीजिए, तो उसको क्या कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने का सिंपल तरीका ये है कि 1 अपॉन साइन ए होता है। लेकिन बट अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको कहीं ऐसे मिल गया, मतलब साइन इनवर्स ए, इसको क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स ए, तो ये जो है इसके बराबर नहीं होता है। किसके बराबर नहीं होता है, 1 अपॉन साइन ए के बराबर नहीं होता है। ये 1 अपॉन साइन ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन इसको कहते क्या है, इसको देखिए, इधर देखिए, साइन इनवर्स, इसको बोल भी रहे हैं हम, साइन इनवर्स ए बोल रहे हैं। तो ये इन्वर्स फंक्शन आप आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, तो वो इन्वर्स फंक्शन है। ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स रेशियो बोलते हैं, रेशियो ऑफ साइन ए, इन्वर्स ऑफ साइन ए, इन्वर्स ऑफ साइन ए, साइन इनवर्स ए, इनवर्स ऑफ इनवर्स रेशियो फंक्शन है, फंक्शन ही बोलते हैं इसको, फंक्शन ऑफ साइन ए, साइन ए का इनवर्स फंक्शन हो गया ये। ठीक है,
तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता। अब इसमें एक चीज़ और है, ये तो क्लियर करा दिया, तो एक कन्फ्यूज़न ये था, दूसरा कन्फ्यूज़न ये था, तीसरा कन्फ्यूज़न ये था, ठीक है। तो ये 3 कन्फ्यूज़न थे, वो दूर हो गए। अब फोर्थ चीज़ के बारे में आएंगे, ठीक है। अब फोर्थ चीज़ ये है कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios do not change for the length length of sides for a particular angle in a right angle triangle। तो ये डेफिनेशन, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज फॉर द लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर ए पर्टिकुलर एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक ट्रायंगल से, इसको समझेंगे कैसे ट्रायंगल से करते हैं। सी है और ये ए है और ये बी है, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में हमने ये एंगल कंसीडर करा है, ये एंगल ए है, ठीक। तो अब देखिए ए सी की हम वैल्यू ले रहे हैं के, ए सी की वैल्यू यहाँ तक के ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के हो गई, और इसकी मान लीजिए इसकी 3 के ले लीजिए और इसकी वैल्यू ले लीजिए के। तो इसके लिए साइन ए का मान क्या हो जाएगा? साइन ए का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो ये कितना हो जाएगा? K अपॉन 3K, K अपॉन 3K हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/3, ठीक। तो एक वैल्यू आ गई। अब हमें ये दिखाना है कि साइड की वैल्यू बदलती रहे तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू चाहे कितनी भी चेंज हो। अब देखिए, अब इसी ट्रायंगल में आप 2 और ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया। अब इससे परपेंडिकुलर यहाँ खींच दिया और यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दिया, इस तरफ परपेंडिकुलर खींचे तो मतलब इस तरफ निशान लगाएंगे, ठीक। तो अब इसको हम C1 पॉइंट कह देते हैं, इसको C2 पॉइंट कह देते हैं, और ये हो जाएगा B1 और ये B2। तो ये जो, और अब इसकी लेंथ देखिए, ये 3K थी और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ले लेंगे, कितनी ले लेंगे? 3K1, और इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? 3K2। अब आप कहेंगे ये कैसे वैल्यू ले ली? तो उसका वैल्यू इसलिए ऐसे ले ली कि देखिए हम इसको, इसका ये एंगल बदल लें, नहीं बदल लें। हम क्या कर रहे हैं कि इसी एंगल को रखते हुए इसके बीच में 2 ट्रायंगल और बना लिए। देखिए इस ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल कौन बना? ये बना, और इसका ट्रायंगल ये बना। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल जो है, सिंस ये ट्रायंगल जो ABC है, मतलब ट्रायंगल
AC2B2 ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल AC1B1, ट्रायंगल AC1B1 ये वाला ट्रायंगल, और एंड ट्रायंगल ACB आर सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए ए तो कॉमन है सब में, किसी दो में देख लीजिए, या तो ये छोटे वाले और बड़े वाले में देख लीजिए, बीच वाला अभी कंसीडर नहीं कर रहे। तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये 90 है, ये भी 90 है, और जब ये दो बराबर हो जाएंगे तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होएगा। मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या होएगा? इन दोनों ट्रायंगल में ये होएगा कि जैसे AC2, रुक जाइए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले विकर्ण जो हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो निकाल ले रहे हैं। मतलब कि इसका रेशियो और बड़ी वाली का रेशियो निकाल लिया, कोरस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो निकालेंगे तो सेम आएगा। तो देखिए क्या करा हमने, AC2 लिखा और इसको किससे डिवाइड करेंगे? AC2 को इससे डिवाइड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड अदर ट्रायंगल की ये है AC, और क्या करेंगे, और अब हम ये वाली साइड ले लेते हैं। तो इस बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड है और इसकी ये वाली साइड है। तो पहले हमने AC2 छोटे ट्रायंगल का लिखा है, तो अब C2B2 ये किसके इक्वल हो जाएगी? C2B2 अपॉन CB, और ये बची ये वाली साइड, तो AB2 अपॉन AB, तो ये सेम होगी। अब इसको K भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो अब ये क्योंकि सिमिलर बनेंगे जितने एंगल, इसीलिए हमने ये वैल्यू लिखी है। कैसे लिखी हमने? देखिए ये एंगल सेम है, तो ये जितने भी फिगर बनेंगे इसमें सब वह कैसे बनेंगे? सिमिलर बनेंगे। तो उनकी साइड्स में रेशियो हमेशा एक ही जैसे रहेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पर तो क्या हो गया, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये K1 हो जाएगी, इसको K1 बोल देंगे और इसको K2 बोल देंगे। अब देखिए अब इस ट्रायंगल में देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में ये K था तो ये 3K है, और इस वाले ट्रायंगल में ये K1 है तो ये 3K1 है। मतलब कि 1:3 यहाँ पर भी है, 1:3 यहाँ पर भी है। अब इसके बाद अंदर वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो इसको K2 बोला तो इसको 3K2 बोल देंगे। मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो अभी ये तो जानकारी के लिए हो गया आपका ये चीज, लेकिन हम कहाँ चले थे? हम कह रहे थे कि द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डू नॉट चेंज फॉर द लेंथ ऑफ द साइड फॉर ए पर्टिकुलर एंगल इन ए राइट एंगल, फॉर ए पर्टिकुलर एंगल। अगर एंगल चेंज नहीं करता है, यहां पर और लिख लीजिए, इफ एंगल remains same, remains same, तो वही तो कह रहे हैं हम, एंगल बदल रहे हैं। यहाँ पर एंगल नहीं बदल रहे हैं। ए यहाँ पर भी था इस ट्रायंगल में, ए यहाँ पर भी है इस ट्रायंगल में, ए यहाँ पर भी है। तो इसके जितने साइन की वैल्यू होंगी वो सब 1/3 आएंगी, चाहे तो करके देख लीजिए। अभी देखिए हमने बड़े वाले ट्रायंगल में K/3K लिखा था तो 1/3 आया था। अब इसको साइन ए की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकालें, ये वाले से, बीच वाले से, तो क्या हो जाएगी? K1 अपॉन दिस, तो K1/3K1, तो 1/3 के इक्वल आ गई। अब इसके बाद फिर हमने चेंज कर दिया ये ट्रायंगल
क्या चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, तो अब क्या हो जाएगी K2/3K2। तो सारी की वैल्यू 1/3 रही, साइन ए की वैल्यू बदली नहीं बदली, साइन ए की वैल्यू 1/3 रही, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये अनचेंज किसके लिए है, जब एंगल सेम रहता है, जब ए रिमेन्स सेम, जब एंगल ए जो है सेम रहता है, देखिए एंगल नहीं बदल रहा, तो साइन ए की वैल्यू चाहे जितने भी ट्रायंगल बना लिए सबके लिए 1/3 आएगी। ऐसा ही कॉस ए के लिए होगा, ऐसा ही साइन ए के लिए, वो कॉस ए के, ऐसा ही टेन ए के लिए होगा, ऐसे ही कॉसेक के लिए होगा। मतलब इन रेशियोज की वैल्यू जो है किसी कांस्टेंट एक एंगल के लिए सेम होती है, चाहे कितनी लेंथ कुछ भी हो, लेंथ उसी रेशियो में आपको मिलने लगेगी। तो ये इतना तो ये तो समझाने के लिए लिया था, ये आपको याद रखना और ये लैंग्वेज याद रखनी है, और ये फिगर अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 2 पॉइंट ये निकले, ये 2 पॉइंट, इफ ए रिमेन सेम तो साइन वैल्यू रेशियो चेंज नहीं होता है, लेंथ चेंज होती रहे तो होती रहे, क्योंकि वो इक्वल रेशियो में होती है, रेशियोज का बदलता नहीं है, तो ऐसा है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे, आपको समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं थोड़े से, और एक पॉइंट और देखेंगे, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो प्रिकॉशन में मतलब स्पेशल पॉइंट में 5th पॉइंट जो है हमारा, 5th पॉइंट है हमारा वैल्यूज ऑफ बंद कर दीजिए। देखिए बच्चों 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए 5th पॉइंट है द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड cos A for an acute angle A in a right angle ट्रायंगल। तो ये क्या चीज़ है, देखिए इसमें ये है कि पहली बात तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना दिया तो ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, इसको B बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं, ठीक है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये इस कंसीडर्ड एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब देखिए ये H कैसी साइड है, H सबसे बिगेस्ट साइड है, बिगेस्ट साइड है। किससे बिगेस्ट है, परपेंडिकुलर से, B से। तो यहाँ क्या आ गया, H इज ग्रेटर देन P और H ही ग्रेटर देन है B के। अब देखिए 2 सिचुएशन आ सकती हैं, क्या सिचुएशन आ सकती है, H जो है ग्रेटर देन P है तो, और H इज ग्रेटर देन B है। अब एक कंडीशन और आ सकती है कि एक कंडीशन H इक्वल टू P भी आ सकती है, तो उस कंडीशन में कैसे डिफाइन करेंगे। और एक कंडीशन आ सकती है H इक्वल टू B। तो ये 2 कंडीशन बताते तो नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहे कि आपको आगे यूज़ पड़ेगा। तो
H इक्वल टू P अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइड जैसे ये है हाइपोटेन्यूज, तो H इक्वल टू P हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा, H इक्वल टू P ऐसे आ जाएगा। तो ये एंगल की ये जो है इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर के बराबर H हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के बराबर H हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे क्या बात बता देते हैं। तो साइन ए की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज होता है तो ये कितना चला जाएगा, अगर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा तो ये H अपॉन H हो जाएगा, तो ये नियर अबाउट 1 पहुँच जाएगी, नियर अबाउट 1 पहुँच जाएगी, लगभग पहुँच जाएगी अगर ये। और अगर H बराबर B होगा तब क्या होएगा, देखो H बराबर B होएगा तो ये ऐसे है साइड, इसको ऐसे 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 करते करते ये पीछे सरकता जाएगा, तो H इक्वल टू B हो जाएगा। तो उस कंडीशन में cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन H लिखते हैं, तो ये H अपॉन H हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये इतने केस बनते हैं, मतलब हमको पता है कि H जो है हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होएगा। और दूसरा केस बनता है कि अगर हम जैसे ये लाइन है हाइपोटेन्यूज की, इसको एक सीढ़ी के माफिक मान लीजिए दीवार पे, और इसको अगर आप परपेंडिकुलर के बराबर करना चाहते हैं तो सीढ़ी की लंबाई तो वही निश्चित रहेगी, तो इसको क्या करेंगे, आप खसका के ऐसे 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 करते जाएंगे तो वो ऊपर स्लिप करती जाएगी। तो एक कंडीशन आ जाएगी H इक्वल टू P, तो उस कंडीशन में A की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, H अपॉन H 1 हो जाएगी। और इस केस में तो परपेंडिकुलर वाला होगा। बेस वाले केस में क्या होगा, अगर लैडर को आप ऐसे ऐसे करके पीछे खसकाते जाएं तो वो पट्टे ऐसे जब ज़मीन पे ऐसे आ जाएगी तो H इक्वल टू B हो जाएगा। तो वहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में P वाली कंडीशन में साइन A की वैल्यू 1 हो जाती है और B वाली कंडीशन में कॉस A की वैल्यू 1 हो जाती है। ये बाद में हमें काम आएगा। अभी इन दोनों से क्या चीज़ निकालनी है हमें, इन दोनों से ये निकालना है कि साइन A इक्वल टू होता है P अपॉन H, और H किससे, ये देखो ये वाली कंडीशन है H इज ग्रेटर देन P, तो H इज ग्रेटर देन P है, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। क्यों, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ऊपर छोटी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल कैसी क्वांटिटी रहेगी 1/3, 24/25 ऐसी वैल्यूज आएंगी, तो हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। अब कॉस ए के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉस ए की वैल्यू लिख लेते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या होएगा, B अपॉन P, B अपॉन H, तो इसकी वैल्यू भी H बड़ा रहेगा और B की वैल्यू छोटी रहेगी, तो हमेशा इसकी वैल्यू ऐसे एग्जाम्पल पे आएगी, इसके लिए भी उसके लिए भी, तो ये लेस देन 1 रहेगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि और साइन की वैल्यू दोनों चीज़ें रहेंगी, ये ग्रेटर देन भी 0 रहेगा, साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो किस में है, साइड्स में है। सिंस साइन एंड कॉस ऑफ A आर रेशियोज हैं, तो साइन A इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी 0 होंगे, कॉस A इज ग्रेटर देन 0 होंगे, और ये इक्वल 0 भी होंगे, इक्वल 0 भी होंगे। कैसे इक्वल 0 भी हो सकते हैं, कैन बी इक्वल 0, मतलब हो सकते हैं, इस कंडीशन से हो सकते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में दोबारा आएंगे, कैसे हो सकते हैं 0, ये दोनों कैसे 0 हो सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, साइन A है, P अपॉन H है, तो P अपॉन H है। तो अब देखिए
जब हम ऐसे कर रहे हैं इसको, ये ऐसे कर रहे हैं, तो साइन ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए ये हमने क्या करा, एक मिनट, साइन ए इज ग्रेटर देन 0। चलिए देखते हैं कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल बनाया पी बी एच फॉर ए बनाया, एच बिगेस्ट है, तो पहली कंडीशन हमारी निकली ये वाली, पहली कंडीशन ये वाली निकली। उसमें क्या हमने लिया कि एच ग्रेटर देन पी होएगा और एच ग्रेटर देन बी होएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा साइन ए और कॉस की वैल्यू 1 से छोटी होगी, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है। ये बिगर है और ये बिगर है, तो ये वैल्यू साइन ए और कॉस ए की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम अब दूसरी कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंस साइन एंड कॉस ऑफ ए आर रेशियोज, क्योंकि रेशियो है तो इनकी वैल्यू, रेशियो की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन भी 0 होगी। तो ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई 2। तो क्योंकि रेशियो है इसलिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू 0 होगी ग्रेटर। अब आते हैं कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या 0 भी हो सकती है, तो देखते हैं। देखिए, साइन ए की वैल्यू 0 होगी तो कंडीशन हम लिख लेते हैं, कैसे लॉजिक होते हैं वो लिख लिए, बाद में उसके बाद फिगर बताते हैं। तो साइन ए इक्वल टू 0 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है। तो इसमें जब परपेंडिकुलर टेंड्स टू 0 होगा, परपेंडिकुलर 0 होता जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब आती है, जब एंगल ए टेंड्स टू 0 होता है। मतलब अभी फिगर से क्लियर कर देंगे कि कैसे कंडीशन बनती है, लेकिन याद रखने के लिए ये है। अब कॉस ए की वैल्यू 0 कब होएगी, तो बी अपॉन एच होता है कॉस ए। तो बी अगर बेस टेंड्स टू 0 होएगा तब ये कॉस ए की वैल्यू 0 होगी। लेकिन बेस ए जब 0 की ओर जाएगा तो एंगल की वैल्यू कहाँ जाएगी, 90 की ओर जाएगी। ठीक है, साइन में 0 आता है जब एंगल 0 की तरफ जाता है, और कॉस ए में 0 की वैल्यू तब होती है जब एंगल 90 की ओर आता है। तो ये देखते हैं कैसे होता है ये। तो पहले साइन ए की 0 वैल्यू कब होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू की 0 होती है पी अपॉन एच, अगर परपेंडिकुलर 0 की तरफ जाएगा तब होएगा ऐसा। तो ये देखिए फिगर हमने बनाया है, इसमें देखिए ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसको लैडर मान लीजिए। लैडर तो खसकाएंगे, दीवार के सारे आपने खसका दिया तो वो पीछे बढ़ जाएगा। तो ये लैडर की फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ये हो गई बी डैश वाली, ए डैश, तब ए डैश इसको कहेंगे। तो लैडर जब ऐसे आएगा तो ये बेस बढ़ जाएगा, इसका बेस तो ज़्यादा हो जाएगा। ये बेस जो पहले ए बी था अब ये ए डैश बी हो गया। लेकिन अभी हमें बेस नहीं देखना क्योंकि हमें साइन की वैल्यू देखनी है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, देखिए दीवार की लेंथ जो इससे द्वारा घेरी जा रही है लैडर के द्वारा वो छोटी होती जा रही है। देखिए अभी यहाँ बी सी था, अब यहाँ बी ये सी डैश है, ये सी डैश है। तो यहाँ पर देखिए इतनी लेंथ थी परपेंडिकुलर की, ये मान लीजिए पी थी। अब यहाँ पर ये लेंथ जो हो जाएगी सी डैश बी हो जाएगी दूसरी कंडीशन में। तो ये सी डैश बी कितनी हो जाएगी, सी डैश बी पी डैश हो जाएगी, पी डैश हो जाएगी। अब देखिए अब इसके बाद लैडर अगर हमने और ऐसे कर लिया तो ये फिर छोटी हो जाएगी। तो पी किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर 0 की तरफ जा रहा है। परपेंडिकुलर 0 होता जाएगा तो ये ए की वैल्यू किधर जा रही है, ए की वैल्यू 0 की ओर जा रही है। परपेंडिकुलर 0 की ओर जाएगा तो ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो साइन ए की वैल्यू किधर जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 जा रही है तो साइन ए की वैल्यू 0 की ओर जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा साइन का ये मान निकल आया। कब जाएगा ये, एंगल किधर जाएगा, एंगल ए टेंड्स टू 0 जाएगा। ठीक,
तो साइन ए की वैल्यू 0 कब होती है? जब एंगल 0 की तरफ जाता है। परपेंडिकुलर की क्या स्थिति होती है? परपेंडिकुलर की लेंथ 0 होती जाती है। अब ये तो हमारा एक थर्ड हो गया। अब हम आते हैं कॉस ए की वैल्यू पे। कॉस ए की वैल्यू 0 कब होएगी, इसके लिए फिगर बनाना है। तो बेस को देखेंगे कैसे कन्वर्ट होता है। तो अब देखिए इसमें हमने क्या करा है, देखिए इसमें लैडर अभी भी मानते हैं। अब इसमें हम क्या करें, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच होती है। तो बेस लैडर को घुमाने पे बेस की वैल्यू अगर हम 0 करते जाएं, बेस की वैल्यू कम होती जाए, तो वो कंडीशन हमको मिल जाएगी कॉस ए की वैल्यू की 0 की। तो बेस ये है। इसको कम करने का तरीका क्या है? लैडर को हम कैसे करेंगे? बेस को कम करना है तो लैडर को हम दीवार के पास लाएंगे, ऐसे थी अब ऐसे लाएंगे, तो फिर ऐसे लाएंगे। तो ये बेस 0 की तरफ जा रहा है, तो एंगल ए की वैल्यू किधर जा रही है? देखिए एंगल ए की वैल्यू 90 की तरफ जा रही है। कैसे? देखिए अभी ये छोटा था फिर बड़ा हो गया। मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? जब तक कि दीवार के सारे पूरा आ ना जाए। तो दीवार के सारे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 90 हो जाएगा और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वो देखिए अब हमने क्या लिखा है इसमें, कॉस ए इक्वल टू 0 बी अपॉन एच है। तो बी टेंस टू 0 जा रहा है, बेस की वैल्यू 0 की ओर जा रही है, तो 0 हो जाएगी। लेकिन कब होएगी? कब? जब एंगल ए इक्वल टू 90 हो जाएगा। ए 90 की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? 90 की तरफ। तो यहां से क्या रिजल्ट मिल गया? यहां से ये रिजल्ट हो गया, यहां से ये रिजल्ट हो गया, साइन ए की वैल्यू 0 और कॉस ए की वैल्यू 0। अब देखिए अब पुराने स्टाइल में आते हैं। हमें 3 चीजें मिली जिनको हमको साथ में लिखना है। एक तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू लेस देन 1 होएगी, और साइन ए कॉस ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर होएगी। दूसरी चीज हमको मिला साइन ए कॉस वैल्यू की वैल्यू 0 होएगी। कब होती है ये आपने डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया, वो अपना दिमाग में रखेंगे, लेकिन रिजल्ट हमको याद रखने। तो रिजल्ट हमारे क्या है? देखिए हमारे रिजल्ट ये आए 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन ए इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? साइन ए की वैल्यू फॉर ए एक्यूट एंगल, अगर ए एक्यूट है, ए एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम है, उसी 90 डिग्री से कम के लिए होएगी। तो 90 डिग्री से कम ए होगा तो साइन ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, और 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 भी ले सकती है। यही सेम केस कॉस ए के लिए भी होगा, 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, और 1 से छोटी होगी या बराबर होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। लेकिन ये रिजल्ट किसके लिए हैं? ये रिजल्ट ए जब एक्यूट एंगल है, मतलब ए इज लेस देन 90 और ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन है। रफली कह सकते हैं कि इसको इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ए इज एक्यूट एंगल, निगेटिव नहीं होना चाहिए और 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो साइन और कॉस ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।